अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज सुहेल आफरीदी साहब को तलब किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन वहां पर वो खुद पेश नहीं हुए। उल्टा उन्होंने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। लेकिन उनकी जगह वहां कौन पेश हुआ और क्या पेश हुआ, तो इस पर बात करते हैं। और अब इलेक्शन कमीशन को कुछ PMLN के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयां चारों नाचार करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जब आप सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर बाकी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जी वो जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके खिलाफ आप फिर क्यों नहीं जा रहे। तो अब दिखावे कोई सही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ना कोई नोटिस उन्हें भी जारी कर रहा है। आपको तफसील बताते हैं। वफाकी आईनी अदालत में बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पेश हो गए और इसकी तौजी उन्होंने क्या दी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर ये भी आपको बताएंगे यौम एहतजाज आज मनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस वकला प्लस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से, और इसमें कहाँ कहाँ कैसा कैसा एहतजाज हुआ इसकी तफसीलात शेयर करेंगे। थोड़ी बात करेंगे सुहेल आफरीदी के नए मूव की भी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले ज़रा सुहेल आफरीदी साहब की खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। आजकल सुहेल आफरीदी साहब काफ़ी हिट जा रहे हैं क्योंकि लोग बड़ा उनके बारे में सुनना चाहते हैं कि जी वो क्या करने जा रहे हैं और क्या उनका प्लान है। लेकिन कहानी ये है कि जी सुहेल आफरीदी साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी किया था और बनफ्से नफीस पेश होने का हुक्म दिया था। 12 बजे उनकी आज तलबी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उनके रिमार्क से मुतल्लिक उनसे पूछगछ की जानी थी, लेकिन वो खुद यहाँ पर पेश नहीं हुए। उनकी जगह वकील अली बुखारी साहब पेश हुए और उनके साथ कार्रवाई के दौरान उन्होंने इस्तिस्ना चाहा और अली बुखारी ने कहा कि जी इजलास की वजह से वज़ीर आला जो है वो पेश नहीं हो सकते, तो उनकी जगह मैं उनका वकील जो है पेश हो रहा हूँ। इस पर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने थोड़ा सा तंजिया सा जुमला कहा और कहा कि वो तो क्या पेश होंगे कहीं, क्योंकि अली बुखारी ने ये बताया कि DRO ने भी उन्हें वैसे तलब कर रखा है इसी मामले पर। तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ पेश नहीं हुए तो वहाँ क्या पेश होंगे। तो इस पर अली बुखारी ने भी उन्हें कहा कि फिर आप कह दें कि वकील पेश नहीं हो सकता, यहाँ पेश ना होने का क्या मतलब है जब मैं उनकी जगह रिप्रेजेंटेशन के लिए मौजूद हूँ। बहरहाल इस्तिस्ना उन्हें एक दिन का मिल गया है और कहा गया कि जी हम बाद में इसके ऊपर ऑर्डर जारी कर देंगे। अब वो ऑर्डर क्या आता है ये भी देखने वाला होगा। लेकिन याद रहे कि ये वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके चीफ खुद जो हैं वो जायदुल मियाद हो चुके हैं। एक्सपायरी डेट उनकी गुजर चुकी है, लेकिन वो चिमट के बैठे हुए हैं और साथ साथ चिमटाने वाले उनको साथ चिमटा के बैठे हुए हैं। और इनका वाहिद जो कारनामा है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना, उनके लिए मुश्किलात पैदा करना, उनकी जो इलेक्शंस हैं उनको रिग करवाने में पूरी पूरी मदद फ्राहम करना। तो इस किस्म के काम जो हैं वो ये इस वक्त करवा रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ PMLN के जो लोग हैं वो जो मर्जी करते फिर उन्हें खुली छुट्टी मिली होती है। जावेद मुर्तज़ा अब्बासी साहब का हू बहू एक वैसा ही बयान है जो कि अभी सुहेल आफरीदी साहब ने दिया, और उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की कि ये जो तुम्हारी वर्दियां हैं इनको हम तुम्हारे जिस्म पर रहने नहीं देंगे, अगर ये हुआ वो हुआ। तो वो भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं इसी कैंपेन में, इसी हलके में। तो उसके ऊपर जो है अभी तक कोई नोटिस नहीं हुआ। तो अब सब ये सवाल तो करेंगे, जाहिर सी बात है कि भाई अगर सिमिलर बयानात के ऊपर आप सुहेल आफरीदी साहब को बुला रहे हैं तो फिर जावेद मुर्तज़ा अब्बासी साहब क्यों यहाँ पर बिल्कुल महफूज हैं, उन्हें कोई नोटिस क्यों नहीं भेजा जाता। इसी तरह ये बात कहना कि जी वज़ीर आला खुद कोई कैंपेन चला रहे हैं, उसके ऊपर भी अब बात हो रही है, क्योंकि तलाल चौधरी हों, नज़ीर वो क्या लगारी साहब, फ़ारूक लगारी साहब जो हैं वो हों, ये सारे लोग वो हैं जो गुजरा हैं और बड़े मज़े से कैंपेन्स चला रहे हैं। तो उनको भी अब नोटिस जारी हो गए हैं। अगरचे सबको पता है कि इन नोटिस का वो हाल नहीं होगा जो PTI के खिलाफ होता है, और ये नोटिस बस एवं खानापुरी के लिए जारी किए गए हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कर दिए हैं। तो ये तो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से बातचीत थी। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से आज पेशावर हाई कोर्ट में इन नोटिस को चैलेंज भी किया गया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें भेजा है, और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है इन मामले के ऊपर चीफ मिनिस्टर को नोटिस करने का मजाज नहीं था। आप इनके जो नोटिस हैं उनको कलअदम करार दें, और पेशावर हाई कोर्ट में इस बाबत एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। लेट्स सी कि पेशावर हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करती है। इसके अलावा एक इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी साहब ने आज बड़े मज़ेदार किस्म के कमेंट भी दिए हैं। वो कहते हैं कि दे आर टोटली प्रिडिक्टेबल टू मी बट आई एम कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल टू देम, और कहते हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड नाउ। तो ये कुछ उनकी मज़ेदार गुफ्तगू है। कह रहे हैं कि जी मुझे तो सब पता है कि आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता अभी तक कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम टोटली अनप्रिडिक्टेबल।
तो अब देखते हैं जी, बातें तो बड़ी बड़ी हो गई हैं सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से। अब देखना ये है कि क्या वो अपनी तवक्कुआत पूरी कर सकेंगे कारकुनान की, क्योंकि बातें तो अली अमीन गंडापुर साहब भी इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी कर दिया करते थे, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट कुछ उनका वैसा निकला नहीं। तो अब देखते हैं सुहेल आफरीदी साहब क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ करके सबको कोई हैरान कर सकते हैं या कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को भी ख़त लिखा है कल रात, और इस ख़त में उन्होंने ख़ास तौर पर जो उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही इमरान खान साहब से, उस मामले को हाईलाइट किया है। और उन्होंने बताया कि उन्होंने इससे पहले भी सूबाई हुकूमत से रब्ता किया था और ये कहा था कि इंतज़ामात किए जाए इमरान खान साहब से मिलने के। 7 मरतबा वो आ चुके हैं डयाला, हर जुमेरात को वो हाज़िरी देते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। और इतना ही नहीं, बल्कि जो पुलिस वहाँ पर मौजूद है वो बहुत बदतमीज़ी का मुजाहरा करती है। और उन्होंने साथ ही साथ जो इमरान खान साहब की बहनों से मुतालिक वाक़या पेश आया है उसका भी रेफरेंस दिया और उस पर अफसोस का भी इज़हार किया और उस पर कार्रवाई का मुतालबा भी किया कि देखिए इनके साथ जो है कि किस किस्म का सलूक पंजाब पुलिस की तरफ से किया गया है, तो उसका भी आप नोटिस लें। तो मरीम नवाज साहिबा को उन्होंने ख़त तो लिख दिया है, लेकिन मरीम नवाज साहिबा अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वाकई बड़ा इस बात पे एकदम सीरियस होकर सोचेंगी कि हो ये तो बड़ा गलत कर रही है पंजाब पुलिस। तो उनकी आशीर्वाद मुकम्मल हासिल है तो ये सब कुछ हो रहा है, और उसके अलावा तो जाहिर है ये कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि जो आपके मातहत इदारे हैं वो इस तरह बढ़ चढ़ कर ये काम करते फिर रहे हों। तो इसलिए ये तो सब कुछ अंडरस्टूड है, लेकिन ठीक है, सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो जो कुछ कर सकते हैं और जो ऑप्शंस उनके हाथ में हैं वो अपनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उसी सिलसिले में उन्होंने ये ख़त भी लिख दिया है। इमरान खान साहब की बहनों से मुतालिक मैं देख रही थी कि इस वाक़े के ऊपर बड़ी अब जब लेदे हुई और प्रेशर आया कि जनाब ये क्या हरकत हुई है, तो उसके बाद कुछ कवर करने की कोशिश की जा रही थी इस वाक़े को। कुछ लोग जो है वो आके वही मंजन लेके आ गए कि जी वो मरीम नवाज साहिबा के साथ ये हुआ था, ये फरियाल तालपुर के साथ ये हुआ था, तो जी उस वक्त भी गलत था तो आज भी गलत है, तो ये उस वक्त भी यूँ था तो यूँ था तो यूँ था। तो वो जो एक पुरानी तरीका वारदात होती है कि जी बस किसी भी और इवेंट को, चाहे वो उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल एक डिफरेंट हो, उसको किसी भी आज के इवेंट के साथ बिल्कुल इक्वलाइज करके ये साबित कर दो कि जी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सब होता रहता है, और अगर वो आपने किया था तो ये उसी का जवाब है। तो इस तरीके से इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है। ये आप देख लीजिए हर इवेंट में यही होता है। हालांकि अब इस पर्टिकुलर इवेंट की अगर आप बात करें तो पहली बात तो ये है कि मरीम नवाज साहिबा का जब दरवाज़ा वो होटल का कोई टूटा था, कुछ हुआ था, तो उस वक्त वो सिंध में मौजूद थी और उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा सख्त एक्शन भी लिया था और फिर उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था और बहुत से लोगों ने इस बात को माना कि वो जो था उसमें जो सियासी हुकूमत थी उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो एक तो ये बात है। अब उसको इस बात से जोड़ना कि जी ये जैसे वो इमरान खान के इमा पर हुआ है, तो ये तो एक बिल्कुल यानी घटिया सी बात है। दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये फरियाल तालपुर के साथ जो हुआ, जो मरीम नवाज साहिबा गिरफ्तार हुई उनके सामने, नवाज शरीफ साहब के सामने, तो भाई उनके ऊपर तो खुद के ऊपर केसेस थे मरीम नवाज के ऊपर, जो इमरान खान ने नहीं बनाए थे, वो उससे पहले बन चुके हुए थे उनकी अपनी हुकूमत के दौर में। इसी तरह फरियाल तालपुर साहिबा जो है उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, तो वो लोग तो खुद मुलजिमा थी। आप लोगों इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो सही है या गलत है मैं उसकी बहस में नहीं जा रही, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि उनके ऊपर तो खुद केसेस थे और वो मुलजिम की हैसियत से जो है वो गिरफ्तार हुई थी। जबकि इमरान खान साहब की बहनों का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। उनको कोई इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था कि वो किसी उसमें वो खुद मुलजिमा हैं, बल्कि इसलिए उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई कि वो सिर्फ मुलाकात के लिए आई थी। ये सिर्फ बता दीजिए कि मरीम नवाज साहिबा कब सिर्फ मुलाकात के लिए आई हों और उनके ऊपर जो है वो कोई तशद्दुद हुआ हो। तो ये बिल्कुल एक फॉल्स कंपैरिजन जो है वो ड्रॉ करके मामले को दबाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि जी उस वक्त भी ऐसे होता था तो इस वक्त भी ऐसे होता था, तो ये था तो वो था, तो ये था वो था करते रहेंगे आप, तो आप इसी चक्कर में घूमते रहेंगे और आपको ये कभी भी बदला हुआ सिस्टम नज़र नहीं आएगा अगर आप इसी तरह माजी की चीज़ों से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि अगर माजी में सब कुछ गलत हुआ है तो उसको भूल जाएं या वो सब कुछ ठीक हुआ है वहाँ पे। मैं ये समझती हूँ कि माजी में जो गलत हुआ हो, अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई हो, वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसका जवाज़ ये नहीं है कि आज उससे बड़ी कोई ज़्यादती हो रही है तो आप उससे छोटी ज़्यादती को दिखा कर ये कहें कि जी देखें ये हुआ है।
यही बात, ये वारदात जो है ये इलेक्शन धांधली के ऊपर भी की जाती है कि जी ये 2018 में भी धांधली हुई थी, 2024 में भी धांधली हुई। 2018 में नून का मैंडेट चोरी किया गया, 2024 में पीटीआई का चोरी हो गया। 2018 में नून लीग जो थी वो ताब का शिकार थी, तो आज 2024 में पीटीआई है। तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने उनका चोरी किया, उन्होंने उनका चोरी कर लिया, तो बड़ी ओके ओके, बड़ा अच्छा हो रहा है। तो इसके ऊपर भी मतलब मैं हैरान होती हूँ कि ये इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आप ये देखिए कि क्या नून लीग का निशान लिया गया था 2018 में? क्या उनके जो कैंडिडेट्स थे वो कैंपेन नहीं कर सके थे? उनके कैंडिडेट्स ने भरपूर कैंपेन की, उनका निशान उनके पास था, उनके लीडर ज़रूर जेल में थे, लेकिन अदरवाइज उनको कोई इलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आई। और कहीं ऐसा वाकया पेश नहीं आया कि जहाँ पे सारे के सारे फॉर्म 45 ही बदल दिए गए हों। इससे भी बड़ी मैं आपको एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि आपको मालूम है कि 2018 में पीएमएलएन ने कितनी सीटों के ऊपर इलेक्शन कमीशन में पिटिशंस फाइल की थी या अपनी ट्राइब्यूनल्स में उन्हें चैलेंज किया था। सिर्फ पीएमएलएन के, अगर मैं कौमी असम्बली के हलकों की बात करूँ तो सिर्फ 15-16 हलकों के ऊपर उन्होंने चैलेंज किए थे नताइज। कैन यू बिलीव? उस वक्त भी पीटीआई के नंबर्स ज़्यादा थे जो उन्होंने चैलेंज किए थे, यानी पीएमएलएन को उस वक्त सिर्फ 15 हलकों पर एतराज़ था कि वो नताइज दुरुस्त नहीं हैं, ओनली 15 हलके। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि 160 से ज़्यादा हलकों के ऊपर जो है वो अपनी पीटीआई ने जो है वो चैलेंज किया हुआ है कि भाई इनके नताइज जो है वो बदले गए हैं, कुछ है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप कोई कंपैरिजन करें तो थोड़ी सी सेंस भी इस्तेमाल करें। सॉरी, मैं पीटीआई का ज़रा कंफर्म कर दूं कि पीटीआई ने जो इस वक्त उनका टोटल ये है कि जी हमने 180 सीट्स जीती थी, जिनमें से 90 के तो उनको मिल गए थे और बाकी जो उन्होंने 90 के करीब थे, 80-90 के करीब, वो उन्होंने चैलेंज किए थे। तो आप क्या कंपैरिजन करें जब नून को खुद उस वक्त एतराज़ नहीं था, सिर्फ 15 हलकों पर एतराज़ था, तो आप ये कह रहे हैं कि जी 2018 का और 2024 का जो इलेक्शन है उसमें धांधली का मैग्नीट्यूड एक जैसा था। ऐसा ना किया करें, खुदा का वास्ता है। थोड़ा सा अपनी जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है उसको बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ये मुमकिन है कि उस वक्त किसी भी तरह से इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश हो कि जी ठीक है जी पीटीआई आ रही है इक़्तिदार में तो आने दिया जाए। उनमें जो उनकी ये वाली पार्टीज़ थी एमक्यूएम वगैरह जो हमेशा ही इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलती हैं, उन्होंने उनको बिल्कुल ये कहा कि आप इनके साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएं। ये भी हुआ कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी पीटीआई में शामिल हो गए, तो ये ज़रूर काम हुए। लेकिन ऐसा नहीं था कि जीते हुओं को हरा दिया गया और हारे हुओं को जिता दिया गया, और वो भी इतने मैसिव पैमाने पर। ऐसा नहीं हुआ था बहरहाल, और इसकी गवाह खुद पीएमएलएन है कि उन्होंने सिर्फ 15 सीटों के नताइज जो थे वो चैलेंज किए थे। अब आपको समझ आ रही है मेरी बात? तो ये एक वारदात बड़ी इजी है हमारे मुल्क में ना, वहीं गधे और घोड़े को ना एक साथ लाके खड़ा कर दो कि जी सब बराबर है। तो ये एक डेलिब्रेट एफर्ट होती है बाय द वे, ताकि चीज़ों को सिर्फ दिफा करने के लिए कुछ मौका मिल जाए। इसी तरह इमरान खान साहब की बहनों के बारे में ये बात की जा रही है कि जनाब आपके पास तो कोई वीडियो सबूत नहीं है, अगर मारा पीटा गया, गिराया गया, कुछ किया गया, तो आपके पास कौन सा वीडियो सबूत है? आपने वीडियो तो दिखाई नहीं। भाई पहली बात तो ये है कि वहाँ पे घुप अंधेरा करके ये कार्रवाई करते हैं। ये भी इस हुकूमत का खासा है कि जब भी इन्होंने कोई कार्रवाई करनी होती है ये घुप अंधेरा कर देते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को घुप अंधेरा करके, मुरीद के वाला काम घुप अंधेरा करके, ताकि कोई उसकी अंधेरे में वीडियोस तो नहीं उस तरह की बन सकती। अच्छा, दूसरी बात क्या करते हैं कि जब आप वहाँ पे वैसे ही चंद लोग थे और वो सभी अगर पुलिस से मार खा रहे हैं या धक्कम पेल हो रही है कुछ है, तो उसमें वीडियो कौन बना रहा होगा? ये तो नहीं हो सकता कि आप उस वक्त अंधेरा भी है और सबको मार भी पड़ रही है, समझ कुछ आ नहीं रहा कौन किधर गिर रहा है, और आप कहेंगे जी आपकी वीडियो नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वाक़ये की कोई वीडियो नहीं होगी तो कोई क्राइम कमिट ही नहीं हुआ? इस तरह तो आपका जो मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा मुकदमात हैं वो तो सारे ख़त्म हो जाएंगे अदालतों में, क्योंकि हर जुर्म की वीडियो तो नहीं होती। ज़रूरी तो नहीं कि किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी कोई वीडियो हर वक्त अवेलेबल हो। तो ये किस तरह की एविडेंस मांगे जा रहे हैं कि जी आपके पास वीडियो नहीं? और अगर आप इतना ही वीडियो पे बिलीव करते हैं तो फिर पीटीआई वाले तो कह रहे हैं कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज निकालें, दिखाएं कि कैसे ये सारा वाकया स्टार्ट हुआ था और किस तरह से ये आग लगी थी और क्या हुआ था। तो फिर अगर आपके वीडियो एविडेंस इतने ही पसंद है तो फिर वो भी निकाल के उन्हें दिखा दीजिए। तो कहने का मकसद ये है कि वीडियो एविडेंस होना या ना होना, इस बात का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कोई वाकया पेश नहीं हुआ। अब इनके पास शर्म अपनी छुपाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए कोई अब और डिफेंस नहीं है, तो कैसे उसको हम जो है वो दिफा करें कि जी हमने बड़ा अच्छा कारनामा किया है। तो ये इस किस्म की ओछी बातें जो हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल कुछ लोग जो है वो इस तरह की बातें नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ मुनाफकत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी
बस हम तो कहते हैं कि गलत है, लेकिन ये नहीं कहते कि भाई गलत है तो फिर आपने ऐसा किया क्यों। तो ये भी बातें बड़ी कॉमन है। बहरहाल इस मामले के ऊपर एक प्रेशर तो आया है और इसकी वजह से हुकूमत को थोड़ी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा है। बैरिस्टर गौहर साहब जी आज वफाकी आईनी अदालत में पेश हो गए हैं और रेलवे अराजी का कोई केस था, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब जो थे उन्होंने जाके दलाइल भी दिए हैं। इसके ऊपर ज़ाहिर लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई आईनी अदालत के आप लोग खिलाफ हैं, 27वीं तरमीम के आप लोग खिलाफ हैं, तो आप जाके इस अदालत में पेश भी हो रहे हैं और वहाँ पर मुकदमात लड़ भी रहे हैं एज वकील, तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि क्या आपने इस अदालत को कबूल कर लिया और इसकी आईनी हैसियत पर आपको कोई एतराज़ नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर साहब का इस पर मौक़िफ़ ये था कि जनाब मैं नहीं समझता कि हमें अदालतों का बॉयकॉट करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि पार्टी की सतह पर ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि आईनी अदालत का बॉयकॉट करना है, तो इसलिए मैं तो अपने रूटीन के केस के सिलसिले में पेश हुआ। अच्छा, अब इसके दो पहलू हैं बात के। पहली बात तो ये है कि ये तो वही बात हो गई कि भाई प्रोफेशनल हैसियत में अगर आप पेश होते तो आप वो एक बड़ा मशहूर है ना मुहावरा कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। भाई अगर आप अदालतों में पेश होने वाले प्रोफेशनल वकला हैं और अगर आप अदालतों से बॉयकॉट कर जाएंगे तो फिर आप कमाएंगे कैसे। तो एक तो वो वाला मामला है कि पेट तो भाई लगा हुआ है। दूसरी बात ये है कि आपने जो केसेस लिए हुए हैं अपने मुख्तलिफ क्लाइंट से, आपकी कमिटमेंट्स होती हैं और वो पहले से ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, बाद में वो इधर कोई 30-32 हज़ार केसेस हैं जो शिफ्ट किए गए हैं आईनी अदालत में। तो फिर आपकी जो कमिटमेंट्स हैं अपने क्लाइंट्स के साथ वो ज़ाहिर आपको पूरी भी करनी होती हैं, तो आपको वो अगर वो शिफ्ट हो गए बाद में ये हालात हुए हैं तो आप फिर पेश भी हो रहे होते हैं। तो ये तो एक उसकी रीज़न और लॉजिक नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ ये आपके नज़रिए के किस तरह ख़िलाफ़ जाती है बात, ये अपनी जगह बहरहाल अहम है, क्योंकि आप कोई आम वकील नहीं हैं। आप वो वकील हैं जो चलिए नाम के ही सही लेकिन एक चेयरमैन तो हैं पार्टी के, और आपकी पार्टी जो है वो भुगत रही है इन आईनी अदालतों के क़याम की वजह से, इन 27वीं तरमीमों 26वीं तरमीमों के क़याम की वजह से, पास होने की वजह से आपकी पार्टी का लीडर जो है वो जेल से बाहर नहीं निकल सका, आपका इलेक्शन मैंडेट आपको वापस नहीं मिल सका, आपके इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में केसेस नहीं चल सके, आपको आगे रिलीफ मिल नहीं सका, आपके जो वर्कर्स हैं, आपके लीडर्स हैं वो अदालतों से बाहर नहीं जेलों से बाहर नहीं आ सके। तो ऐसे में आप इन्हीं अदालतों को अगर एक्नॉलेज करते हैं तो लोग ये सवाल करते हैं कि भाई इसका मतलब है आप तो सिस्टम के साथ चलने में राजी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही इस सिस्टम में, आप कहते हैं ठीक है हम इनको लेजिटिमेसी देंगे। जब आप खुद पेश होना शुरू हो जाएंगे तो हुकूमत को भी ये कहने का मौका मिलता है कि भाई देखिए ये पेश हो रहे हैं, मतलब है कि ये इनकी लेजिटिमेसी मान रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं अदालत में, इसीलिए ये पेश हो रहे हैं। तो आप जब हैसियत चेयरमैन ही इस चीज़ को अबेंडन नहीं करेंगे तो फिर आप बाकी वकला को कैसे किसी तहरीक के लिए कायल कर सकते हैं। आप वकला को तो तहरीक के लिए कायल करने की बात करते हैं, जी वकला तहरीक चलनी चाहिए, लेकिन जब आप खुद ही उन अदालतों में पेश हो रहे हैं तो पीछे वकला आपके साथ कैसे खड़े होंगे। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो बनते हैं। ये बात ठीक है कि पार्टी पॉलिसी की तहत अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि इन अदालतों में पेश होना या नहीं होना, लेकिन इसके ऊपर एक डिफरेंट आ रहा है, उसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन वैसे ओवरऑल आज एहतजाज वगैरह तो हुआ है और काफ़ी हुआ है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत भी लोग बाहर निकले हैं, जुमे के बाद मसाजिद के बाहर हुए हैं इज्तिमात और मुज़ाहरे वगैरह। इसके अलावा वकला ने भी कुछ जगहों पर रैलीज़ निकाली हैं। इसी तरह जो PTI के लोग हैं उन्होंने भी कुछ जगहों पे मुज़ाहरे किए हैं। बल्कि मैं देख रही थी कि जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे ज़्यादा आपको मुज़ाहरे नज़र आए हैं। सिंध में बहुत ज़्यादा मुज़ाहरे हुए हैं। तो अभी तक जो मैंने नोट किए हैं उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आज उमरकोट में, हैदराबाद में, हरनाई में, बहावलपुर में, इसके साथ साथ लोरालाई में, सखर में, शहदाद कोट में, वाना में, नवाबशाह में, दीर बाला, पेशावर, कंडियारो, बाड़ा और साहिवाल और मोहम्मद, मोरो, ओकाड़ा और लियाकतपुर, कश्मोर और जंगशाही, इन तमाम जगहों पे मुज़ाहरे हुए हैं। और लाहौर में भी आज रैली निकली है, वकला की रैली लाहौर में कल निकली थी, आज पेशावर में निकली है। और फैसल मस्जिद के बाहर जो मुज़ाहरा है वो खासा बड़ा मुज़ाहरा था, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब और दीगर ये लोग यहाँ पर फैसल मस्जिद के बाहर मौजूद थे। तुंदो तेज़ इनके खिताबात भी थे और ख़ूब यहाँ पे नारेबाजी भी हुई। तो यहाँ पर ये मुज़ाहरे वगैरह तो किए गए हैं। तो आज का दिन तो इस लिहाज से इन्होंने एक एक्टिविटी की है, लेकिन ये उसका मोमेंटम कितना बना सकते हैं, कितनी देर उसको जारी रख सकते हैं, ये अहम होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।